सभी को नमस्कार। तो पिछले वक्तव्य में मैंने संघ के शुरू होने के पीछे जो विचार और कारण थे वो बताए। मनुष्य निर्माण का कार्य ये बड़ा समय खाने वाला काम होता है। जब डॉक्टर साहब लोगों को कहते थे कि संघ कुछ नहीं करेगा और स्वयं से कुछ नहीं छोड़ेगा, तो लोगों को ये शब्दों का खेल लगता था, लेकिन वैसा नहीं है। समाज में जाकर काम करते हैं तो तरह तरह की परिस्थितियां रहती है, उसमें क्रिया प्रतिक्रियाओं का खेल भी रहता है। अपने संपूर्ण समाज को अपना मानना, यानी सब प्रकार के लोगों को अपना मानना, तो उसमें जाति पंथ भाषा प्रांत आदि आता ही है, लेकिन मत मतांतर भी, किसी का विचार कुछ है, किसी का विचार कुछ है, विचारों की स्पर्धा हो सकती है, अनेक मत हो सकते हैं, लेकिन मन सबका एक रहना, ये एक गुण है समाज में। अनेक मन होने के बाद भी एक होकर चलना। आज अमेरिका बड़ा हुआ, लेकिन अमेरिका बड़ा हुआ कैसे, कैसे रहे लोग? तो अब्राहम लिंकन ने जब युद्ध का समय आया, आपस में युद्ध हुआ अमेरिका में उसका, तो अपने सबसे बड़े विरोधक को अपना युद्ध मंत्री बनाया। ये परस्पर विश्वास के साथ एक दूसरे को देख सकने की दृष्टि अगर शुरू करनी है, यानी उत्पन्न करनी है, तो पहले से व्यक्ति को इन बातों में झोंकना ये ठीक नहीं रहता है। और इसलिए इन सब बातों से दूर, अलिप्त, ऐसा मनुष्य निर्माण का काम होता है। और इसलिए बाकी काम करने की व्यवस्था क्या है? तो इसमें से निकले लोग बाकी संभालेंगे। संघ इसमें पड़ता नहीं। विविध संगठन चले, गतिविधियां हैं, अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं, व्यक्तिगत कुछ काम भी लोग कर रहे हैं, ये सब संघ के स्वयंसेवक है। वो सदा संघ के है, उनको विचार संस्कार दृष्टि संघ ने दी है। उसके आधार पर स्वतंत्र, अलग, स्वायत्त और स्वावलंबी रहकर वो अपना काम करे, ये अपेक्षा है। और वैसे ही हम रहते हैं। इतने सारे सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन संघ के स्वयंसेवक सब पक्के हैं, लेकिन संघ का कोई भी रिमोट अथवा डायरेक्ट कंट्रोल उन पर रहता नहीं। संघ की ये पद्धति ही नहीं है। संघ की शाखा में भी स्वयंसेवक आते हैं, उन पर भी कोई कंट्रोल थोड़ी रहता है। कंट्रोल करने के लिए सैंक्शन क्या है हमारे पास? हमारा काम तो मित्रता के आधार पर, शुद्ध सात्विक प्रेम के आधार पर चलने वाला काम है। और इसलिए ऐसा कंट्रोल करना, बैक सीट ड्राइविंग करना वगैरह वगैरह सारी जो नैरेशन आते हैं, अब नैरेशन क्यों आते, कैसे आते, आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इन सब बातों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दायित्व लेने वाले कार्यकर्ता और शाखा में आने वाले स्वयंसेवक दूर रहते हैं। बनने के बाद जिस क्षेत्र में नियुक्ति होती, वहां का अनुशासन पालन करके वो काम करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इनके द्वारा अगर आप संघों को देखना चाहेंगे जो बाहर काम कर रहे हैं, तो वहां तो बहुत सारी बातें और विपरीत हवा में उनको चलना पड़ता है। आपको संघ का ठीक से पता तब चलेगा जब आप प्रत्यक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा, उसके स्वयंसेवक या उनके परिवारों का जीवन देखेंगे। तो संघ कुछ नहीं करता, स्वयंसेवक सब कर रहे हैं, और वो स्वतंत्र, अलग, स्वायत्त, स्वावलंबी है। संवाद जरूर चलता है, सलाह परामर्श जरूर चलता है। हमारे स्वयंसेवक है, मदद मांगेंगे तो हम करेंगे, मदद तो अच्छे काम के लिए किसी की भी हम करेंगे। ऐसा ये काम अभी तक आया है। लेकिन पहली बात ध्यान रखने की कि डॉक्टर हेडगेवार ने ये सब प्रयोग कर लिए थे। 1925 में संघ शुरू होने के पहले उन्होंने प्रयोग किए थे। शायद अनुशीलन समिति के भी ऐसे कार्यक्रम होते थे,
भारत सेवाश्रम संघ के भी ऐसे कार्यक्रम, नित्य कार्यक्रम, शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम, ऐसी एक कार्य पद्धति उन्होंने देखी थी। लेकिन इन सब को, सब भारत में, सब स्वभाव के लोगों में, सब आर्थिक स्थिति के लोगों में, सब प्रकार के भूगोल में कैसे चलाया जा सकता है, इसके लिए जो आवश्यक बातें थी वो सारी सीख ली उन्होंने। लेकिन संघ स्थापना के दिन केवल उन्होंने इतना कहा कि हिंदू समाज का संगठन क्यों आवश्यक है बताया, और कहा कि ये संगठन करने वाला संघ आज से शुरू हो रहा है। शुरू मैंने किया ऐसा उन्होंने कहा नहीं। डॉक्टर हेडगेवार संघ के बीज है, वो नहीं होते तो संघ नहीं होता। संघ को आपको समझना है तो उनका चरित्र जरूर जानना चाहिए, और डॉक्टर हेडगेवार कैसे थे ये समझना है तो संघ को जरूर देखना चाहिए। ऐसा अन्योन्य संबंध है, परंतु उन्होंने कभी अपने आप को सेंटर ऑफ अथॉरिटी वगैरह ऐसा बनने नहीं दिया। हम तो स्वयंशोक तो मानते ही हैं। डॉक्टर साहब का एक शब्द अगर बाहर आ जाए तो उसको खरा करने के लिए, प्राण देने के लिए स्वयंशोक थे तैयार, ऐसी श्रद्धा। परंतु कभी उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने ये सारी बातें कहा कि संघ शुरू हुआ तो तरुण कार्यकर्ता थे, बाकी सब बड़े बड़े लोग वो तो तरह तरह के आंदोलनों में थे, तो उनके पास आने वाले बाल किशोर तरुण कुछ थोड़े से उनके आयु के सहकारी ऐसे थे। उन्होंने आकर पूछा कि शुरू हुआ, अब करना क्या है? तो डॉक्टर साहब का उत्तर कहा था कि बैठो और तय करो। तो फिर बैठकर चर्चा हुई क्या करना। हफ्ते में एक दिन मिलना, महीने में एक दिन मिलना, सारे प्रयोग हुए। फिर रोज मिलना, ये आया। रोज मिलके क्या करना, ये बाद में सोचा गया। ये सब जो उस समय के कार्यकर्ता थे उनके द्वारा सोचा गया। काम करने वाले व्यक्ति के हाथ में सारे प्रयोग दिए और उनके प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर डॉक्टर साहब ने जो अनुभव किया था वही कंफर्म हो गया, क्योंकि सब लोग प्रामाणिक थे और कुछ करना नहीं था उनको। यही एक था, स्वार्थ बिल्कुल नहीं था। और प्रामाणिकता जहां होती है वहां मतांतर हुआ तो भी प्रयोग के बाद जिसका मत सही निकलेगा उसमें सब अपना मत विलीन कर रहे थे। तो संघ एक सामूहिक कार्य पद्धति है। संघ पहले दिन से सामूहिकता के आधार पर चला है, सब मिलकर तय करते हैं, और जितना अधिक लोगों को निर्णय प्रक्रिया में हम ले सकते हैं हम लेते हैं। प्रतिनिधि सभा भी तो 2000 स्वयंसेवकों के पीछे भारत में एक प्रतिनिधि होता है। भारत का प्रांत का प्रतिनिधि 40 स्वयंसेवकों के पीछे, 50 प्रांत प्रतिनिधि के पीछे एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि। वो सारे देश के अखिल भारतीय प्रतिनिधि आकर तय करते हैं हर साल एक बार नीतियां। कई बार हम अखिल भारतीय अधिकारी कुछ सोचते, उसका प्रस्ताव बनाते, देते हैं, मान्य हुआ तो ठीक ही है। प्रतिनिधियों को मान्य नहीं है तो हम उसको वापस लेते हैं, कोई चीज थोपते नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी थियरी नहीं है, सब प्रैक्टिकल है, अनुभव के आधार पर खड़ा किया है, और इसी सामूहिकता के साथ हम चल रहे हैं। इस सामूहिकता के आधार पर हम आगे बढ़े। लेकिन आगे बढ़े कहना जितना सरल है उतना बढ़ना सरल नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है इस विचार की मान्यता बिल्कुल नहीं थी। हिंदुओं को लोग डेड सोसाइटी कहते थे। 4 हिंदू एक तरफ मुंह करके कभी नहीं चलते, तभी चलते हैं जब कंधे पर 5वां होता है स्मशान में पहुंचाने के लिए, ऐसा कहा जाता था। उस समय में डॉक्टर हेडगेवार खड़े हुए हिंदू समाज का संगठन करने के लिए। लोगों ने देखा पास साथ में कौन है, कोई नहीं, बालक है, किशोर है, अपना नाक साफ नहीं करते, ऐसे बालकों को लग रहा आप क्या करेंगे, ऐसा पूछा लोगों ने डॉक्टर साहब। कार्यकर्ता नहीं, विचार की मान्यता नहीं, प्रचार का साधन नहीं, ब्रिटिश शासन हमेशा खिलाफ रहा, स्वाभाविक, हम भी उनके खिलाफ ही थे, परतंत्रता के खिलाफ थे।
तो उस वहां से भी कोई किसी प्रकार की आशा नहीं, पैसा नहीं, डॉक्टर साहब की आय कुछ नहीं थी, घर निम्न मध्यम वर्ग का घर था। उनके मदले भैया वापस आ गए थे, वो पौरोहित्य करते थे। कई बार घर में बड़े बड़े नेता आते थे, चाय पिलाने के लिए लकड़ी नहीं रहती थी। एक बार चाय बताया उन्होंने घर में, और बहुत देर तक आया नहीं, तो नीचे आए, ऊपर उनके घर के ऊपर बैठक का कक्ष था, वहां सब नागपुर के बड़े लोग बैठे थे। चाय क्यों नहीं आई देखने के लिए आए, तो उनके भाभी ने बताया कि लकड़ी नहीं है चूल्हे में, तो मैं खिड़की या दरवाजे तोड़ के तो अभी कर लूंगी, लेकिन दूध और पत्ती नहीं और चीनी भी नहीं है, उसका क्या करना हो बताइए। ये स्थिति थी उनकी, कुछ भी नहीं था और उपेक्षा थी समाज में। लेकिन स्वयंसेवक अपनी निष्ठा श्रद्धा के भरोसे, शुद्ध अंतःकरण से, निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिकता से हाथ में व्रत लिया है, हर हालत में उसको करना ही है, इस भावना से काम किया उन्होंने। कितना सहन किया होगा। एक उदाहरण दिल्ली में बताया, फिर से आपको बताता हूं। भागलपुर में एक प्रचारक भेजे, कुछ परिचय नहीं, कुछ नहीं, पैसा भी नहीं, कुछ नहीं, कहां रहेंगे, कहां, कुछ नहीं, संघ का काम शुरू करो, पोस्ट ग्रेजुएट थे। तो पटना से भागलपुर एक लोकल जाती थी उस समय, रात को 10 बजे भागलपुर आती थी, सुबह 5 बजे वहां से निकलती थी, रात को उसमें सोते थे वो। स्टेशन पर जो शौचालय आदि थे उसका उपयोग करते थे, स्नान वहीं करते थे। अब दिन भर सर रखने का ठिकाना नहीं था, तो गांव में भटकते थे, इस घर से उस घर में परिचय करना वगैरह। शाम को शाखा, रात को वापस आके स्टेशन पर सोना। नागपुर से चले तो 5 रुपया उनको दिया, 3 रुपये 12 आने का टिकट हो गया, 1.25 रुपया साथ में था। भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो एक आने का उस समय सेर भर चना मिलता था, 3 दिन एक सेर भर चना खा के रहना। शाखा शुरू हो गई। शाखा में 8वीं में पढ़ने वाला एक बालक था, उसके घर में कोई व्रत था, व्रत का उद्यापन था, तो उसके लिए किसी को अतिथि बुलाना था। तो इनको पूछा उसने, आते हो क्या, तो उसने कहा बात तैयारी, कोई व्यवस्था थी नहीं, अब तो न्योता मिल रहा है, तो गए। तो माता जी ने उनको चौके में बिठाकर गरम गरम रोटी बना रही और खिला रही, गपशप चल रही। तो माता जी को पता चला कि इनका तो कोई ठिकाना नहीं, और ये अपना सब करियर वगैरह छोड़ के हिंदू समाज के लिए, देश के लिए यहाँ पर आया है। तो उन्होंने एक नियम बनाया उस प्रचारक के लिए कि देखो, जब तक तुम 12 बजे तक हमारे यहाँ संदेश नहीं भेजोगे कि मेरे भोजन की व्यवस्था हो गई, अथवा भोजन के लिए नहीं आओगे और रात को 8 बजे, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। तो 12 बजे के लिए भोजन के लिए आना, और दूसरी जगह तुम्हारी व्यवस्था हो गई तो बताना, नहीं तो मैं देखने आऊंगी। वो नियम चला उनके यहां। फिर 1998 के 94 95 में मैं भागलपुर गया था, तब तो एकदम सब बदल गया था, ऐसे दिन ही नहीं थे। तो वहाँ के एक नेत्र चिकित्सक थे, उनके यहाँ हमारा भोजन था, वहाँ हम बैठे भोजन के लिए, विभाग संघ चालक जी थे साथ में। वो आए नहीं भोजन के लिए, मैंने कहा भोजन, तो मेरा भोजन घर में है। तो मैंने कहा घर में जाइए, फिर 1 बज गए आप। उन्होंने कहा नहीं, आपका भोजन शुरू होने के बाद मैं घर में जाके बताऊंगा कि उनकी व्यवस्था हो गई, तब हमारे घर में बहुएं भोजन करेगी। तब तक चल रहा था, बाद में भी चल रहा था। यहाँ वो परिवार 2 भाई यहाँ कलकत्ते में आ गए बाद में। ऐसे समाज के स्नेह के भरोसे केवल संघ आगे बढ़ा है। संघ को और कोई सहारा नहीं, ईश्वरीय कार्य है, उसके योग्य बनने का हमारा प्रयास जितना है उतना भगवान सहारा देते हैं। और भगवान सहारा किसके रूप में देते हैं? जनता जनार्दन के रूप में देते हैं। इतनी उपेक्षा में हम आगे चले, और कुछ ही वर्षों के बाद
संघ बढ़ने लगा तो कुछ लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न होने लगी। विचारधारा का विरोध था, जैसा मैंने कहा, द्वितीय महायुद्ध के बाद ये विचारधाराओं के भेद जरा ज्यादा ही कड़े हो गए, उसके बाद चलाए ये, तो विरोध शुरू हो गया। कुछ लोगों को लगा कि इनके बढ़ने से अपना स्वार्थ मार खाएगा। और दुनिया के इतिहास में किसी स्वयंसेवी संगठन का इतना लंबा और इतना कटु विरोध आज तक नहीं हुआ है, ऐसा संघ का हुआ है। हमले हुए हैं, हत्याएं हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन ये सब सहन करते हुए, न झुकते हुए, न रुकते हुए स्वयंसेवक आगे बढ़े। और ये विरोध तो अपने ही समाज से हुआ, विचारधारा अलग होंगे, लोग तो अपने ही है समाज के। एक भी स्वयंसेवक के मन में इसको लेकर कटुता का भाव नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि संपूर्ण हिंदू समाज को जोड़ना ही है। ये सब अपने ही है। गांधी जी की हत्या के बाद गुरु जी के घर पर लोग 3-4 हजार लोग चढ़ के आए, हिम्मत उनकी हुई नहीं, अंदर स्वयंसेवक भी थे। तो एकनाथ जी रानड़े वहां थे उस समय, उन्होंने सूचना देना प्रारंभ करा, कौन किस दरवाजे पर कौन रहेगा वगैरह। गुरु जी ने सबको बुलाया, कहा कि देखो इस समाज के लिए हम काम करते हैं और ये समाज हमारी भलाई करता है, तब हमको अच्छा लगता है। अब उस समाज को लगता है कि इनको मारना चाहिए, तो उनको करने दो, ये हमारे भगवान है, ये जो करेंगे हमारा वो हमारे लिए ठीक है, इसलिए आप सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। उन्हें सबको घर भेज दिया। ये स्वयं सेवक, क्योंकि उसके कार्य का आधार दूसरा नहीं है, अपनत्व ही है, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है, कोई विरोध नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। संघ सुरक्षित रहे इसके लिए जो करना पड़ता है करते हैं, अपनी चिंता नहीं करते। और समाज विरोध भी करेगा तो भी वो अपना समाज है, ये ध्यान में रखकर ही सेवा करते। अब अनुकूलता की स्थिति आई है, आप लोगों का विश्वास मिल रहा है, स्थिति भी हमारी धन साधन के मामले में ठीक ठाक हो गई है, एकदम बहुत अच्छी हो गई ऐसा नहीं है, अभी 2-3 महीने हमको खींचने पड़ते हैं, परंतु अभी भी इसी मूल्य पर रखकर हमको चलना है। सादगी की बात, प्रसिद्धि के पीछे न भागने की बात, सबको अपना मानकर चलने की बात, राष्ट्रहित में जो आवश्यक है वो करते हुए भी किसी के प्रति द्वेष शत्रुता मन में उत्पन्न न हो इसकी चिंता करने की बात, अनुशासन की बात, भद्र भाषा भद्र व्यवहार की बात, ये सब वैसे के वैसे रखकर ही हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण उसी से होगा, और बातों से नहीं होगा। संघर्ष में से उत्पत्ति नहीं होती, उत्पत्ति होती है समन्वय में से, और वो समन्वय करने का काम ही करना पड़ने वाला है। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, और ये हम कर सकेंगे क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी पर निर्भर नहीं है। संघ चला, इतनी सारी फेजेस में से गया, लेकिन संघ स्वयं सेवकों के भरोसे केवल चलता है। आर्थिक बात है, हम किसी से कुछ लेते नहीं। संघ चलाने के लिए संघ के स्वयंसेवक साल में एक बार गुरु दक्षिणा करते हैं, भगवा ध्वज को गुरु मानते हैं, उसकी पूजा करके साल में एक बार देते हैं। वो चंदा नहीं है, दान नहीं है, उनका समर्पण है। वो अपनी कसौटी लगाती कि मैं कितना ज्यादा दे सकता हूं, इसमें से जो आता है उस पर पूरा संघ साल भर चलता है। जैसा मैंने कहा 2-3 महीने थोड़ी खिंचतान होती है, बाकी चल जाता है। अब अभाव भी नहीं है और प्रभाव भी नहीं है, ऐसे ही संघ चलेगा। हाँ, समाज की सेवा के प्रकल्प है वगैरह, उसके लिए समाज से हम धन लेते हैं, पाई पाई का हिसाब रखते हैं, प्रतिवर्ष ऑडिट करते हैं, सब बात होगी। लेकिन संघ चलाने के लिए बाहर से कुछ नहीं लेते, स्वयंसेवक सब चलाते हैं।
नागपुर में परिसर बना, बड़ा परिसर है, देश भर के स्वयंसेवकों ने खड़ा किया। उसके पहले शिशु वो हमारा स्मृति मंदिर बना। स्मृति मंदिर बना के मुझे याद है, मैं स्कूल में पढ़ रहा था 5वीं 6वीं क्लास में। हमारी शाखा में एक डिब्बा रखा था कार्डबोर्ड। उस समय तो बच्चों को हाथ में पैसा नहीं मिलता था घरों से, लेकिन कभी कभार गलती से मिल जाए, पुराना वो तांबे का छिद्र वाला पैसा रहता था, सब मिल जाए तो हम जाके उसमें डालते थे। एक एक शिशु के कंट्रीब्यूशन से वो बना है, बाहर से कुछ नहीं लिया है। स्वावलंबी होने के कारण हम अपने मन से चल सकते हैं, जब सत्य बोलना हो तो बोल सकते हैं। यह स्वतंत्रता कायम रख के संघ को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के क्या करना है? तो पहली तो बात है कि संपूर्ण समाज का संगठन करने की दृष्टि से हमको और आगे जाना है। अभी अपना संपूर्ण समाज 6.25 लाख स्थानों पर बसा है भारत में। शहर देहात मिला के इतने स्थान है। हम अभी 1.25 लाख स्थानों तक है। यद्यपि भारत के सबसे बड़े या दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन वगैरह है, हमको ये पता है कि वो है, सबसे बड़े है, लेकिन जितने बड़े चाहिए उतने बड़े अभी नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं को आने वाले समय के लिए और अच्छा तैयार होना है, क्योंकि अब अनुकूलता का समय है। अब गलतियां होके काम नहीं होगा। विरोध और उपेक्षा हमको चौकन्ना रखती थी, अभी की सुविधा वगैरह हमको थोड़ा रिलैक्स कर सकती है, वो होना नहीं है। इसलिए हमको अपने कार्यकर्ताओं की घिसाई भी बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। और इसलिए पहला काम जो हम करने वाले हैं वो है अपने कार्य का सर्वत्र विस्तार। 7.25 लाख गांवों में 10-10, 12-12 गांवों का एक समूह बनाकर मंडल बनते हैं। मंडल 60,000 मंडल होंगे। अभी हम सप्ताह या दैनिक स्वरूप में 2/3 में पहुंचे हैं और 1/3 में पहुंचना है। 45,000 के आसपास शहरों में 10-10 हजार जनसंख्या की बस्तियां हैं। अभी हम उसमें आधे में पहुंचे और आधे में पहुंचना है। यह कार्य का एक विस्तार और कार्यकर्ताओं की गुणवत्ता का, कार्य यंत्र हमारा जो है उसकी गुणवत्ता का दृढ़ीकरण, ये हमारे सामने एजेंडा है शताब्दी वर्ष के बाद। तो फिर गांव-गांव में ऐसे लोगों का खड़ा रहना जिनका वर्णन स्वदेशी समाज में रविंद्रनाथ जी ने किया था, नायक इस नाम से, वो होगा। हिंदू समाज की अपॉलिटिकल, सोशल और लोकल लीडरशिप खड़ी होगी। उसके अभाव में सारी समस्याएं आती है, सुरक्षा से लेकर तो उन्नति तक। वो खड़ी होनी चाहिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, राजनीति निरपेक्ष रहकर, समाज का नेतृत्व समाज में रहकर, उदाहरण बनकर, लीडिंग फ्रॉम विद इन, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, ऐसा करने वाले हिंदू समाज के नेता सब पीढ़ियों में खड़े होने चाहिए। इस दृष्टि से विस्तार और दृढ़ीकरण, और सब अच्छे लोगों को हमको तैयार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, मैं हमेशा बताता हूं, और ये मेरा किसी को धीरज बंधाना नहीं, ये वस्तुस्थिति है। अपने समाज में बहुत बुरा चल रहा है, ऐसा जितना हम पढ़ रहे हैं मीडिया में, उससे कम से कम 40 गुना ज्यादा अच्छा समाज में चल रहा है। और ये अच्छा करने वाले लोग समाज के सब वर्गों में हैं, सब जातियों में, सब भाषाओं में, सब प्रांतों में, सब आर्थिक स्तरों में। अपने लिए कुछ न चाहते हुए, प्रसिद्धि भी न करते हुए, चुपचाप अपने घर का पैसा लगाकर, अपने घर का भोजन खाकर समाज की सेवा करने वाले लोग बहुत सारे हैं।
इनको हम कहते हैं कि ये हमारे समाज की सज्जन शक्ति। ये जो हम अपना विस्तार करेंगे इतना बड़ा, उसके आधार पर हम क्या करेंगे? एक तो स्थानीय हिंदुओं का ऐसा नेतृत्व, दूसरा इन सज्जनों में इनका परस्पर संपर्क स्थापित हो, नेटवर्किंग हो, क्योंकि ये सब लोग कर रहे हैं लेकिन सबको पता नहीं है कि इतने सारे लोग हैं। ये पता रहा तो हौसला और बढ़ेगा। तो ये परस्पर संपर्कित हो और इनमें पूरकता आ जाए, मिल जाने की जरूरत नहीं, अपने तरीके से अपना काम जैसे करते आए हैं करते रहे, एक दूसरे को पूरक बने, बाधक न बने, जितना होता है आपस में उतना सहयोग करें, संग साथ रहेगा। सज्जन शक्ति का जागरण एकत्रीकरण करने के साथ साथ समाज में वातावरण उत्पन्न करना पड़ेगा कि हमको बनना कैसे है, हमको करना किसके विचार से है? इन सज्जनों के विचार से करना है। जो स्वार्थ में लिप्त है, स्पर्धा में लिप्त है, वो ऐसा नेतृत्व नहीं कर सकते। वो इश्यूज को लीड कर सकते हैं, वो तो उनके काम है, उनका प्रयोजन है, परंतु समाज में मूल्य का आचरण करने वाला उदाहरण प्रस्थापित करने का काम उनसे नहीं होगा। वो चाहते होंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। वो तो सज्जन शक्ति को करना पड़ेगा। आप सब लोग यहां बैठे, आप उसमें आते हैं, जिनको मैंने महाजन कहा, सज्जन शक्ति कहा, सब आप ही है। समाज इनका अनुसरण करे, आचरण में, विचार में इनका अनुसरण करे, इनसे विवेक लेकर उसका उपयोग करे। इसलिए समाज में भी ये वातावरण उत्पन्न करना पड़ेगा, उसका भी प्रयास हम करेंगे। और ये वातावरण उत्पन्न करने के साथ साथ अब हम बहुत छोटे भी नहीं रहे और थोड़ा बहुत समाज हमारी सुनता है। अगर हम दिशा निर्देश करते तो उधर चलता है। तो अब देशव्यापी कार्यकर्ताओं के समूह के आधार पर संपूर्ण समाज में आचरण का परिवर्तन करने का समय आ गया है, ऐसा हमको लगता है। संपूर्ण समाज में आचरण का परिवर्तन करने के लिए छोटी छोटी कृतियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एकदम परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन धीरे धीरे होता है, क्योंकि समाज का परिवर्तन, आचरण का परिवर्तन यानी आदत का परिवर्तन है। छोटी छोटी आदतें ठीक करने से बड़े बड़े काम ठीक हो जाते हैं। टेक केयर ऑफ पेनिस, पाउंड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। और इसलिए आदत में परिवर्तन करने वाली 5 पहले हमने स्वयंसेवकों में शुरू की है, जिसका वो स्वयं उदाहरण बनेंगे। 100% नहीं तो भी समाज से 2%, 3%, 10% आगे रहकर समाज को उस पथ पर साथ चलाएंगे। मैं आपको उनके बारे में थोड़ा विस्तृत इसलिए बता रहा हूं कि ये पहले संघ बोलेगा तो करना, ऐसे नहीं है। ये विषय, 5 विषय आपको भी स्वीकार है, सारी दुनिया को स्वीकार है। संघ के विरोधक भी इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि जीवन में अच्छा परिवर्तन लाते, अपने जीवन में, परिवार के जीवन में, देश के जीवन में। ये सर्वमान्य है और इसलिए और सरल है। कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं, अपने को शुरू करना है, बस इतना है। तो मेरी आशा है कि आप सुनेंगे तो आप शुरू कर देंगे अपने जीवन में, कम से कम परिवार के जीवन में कम से कम। पहले है सामाजिक समरसता, यानी सारे भेद भूलकर संपूर्ण समाज को अपनाना। अब इसके कार्यक्रम वगैरह तो होते रहते हैं, लेकिन वो कार्यक्रम तक सीमित रह जाते हैं। अभी हमको करना ऐसा है कि मेरा जितना संचार है, मेरा जितना दायरा है, उसमें हिंदू समाज के कितने प्रकार माने जाते हैं। हम तो सारा हिंदू एक मानते हैं, हम उसको भाषा, प्रांत, जाति, पंथ आदि की नजर से देखते नहीं, किसी को पूछते नहीं तुम क्या हो, कैसे हो। और इसी व्याख्यान में मुझे पूछा किसी ने, मुसलमानों को शाखा में आने देंगे क्या? मैंने कहा कि हम ब्राह्मणों को शाखा में नहीं आने देते, हरिजनों को नहीं आने देते,
ओबीसी को नहीं आने देते, क्षत्रियों को नहीं आने देते, वैश्य को नहीं आने देते, मुसलमान को नहीं, ईसाइयों को नहीं, बंगालियों को नहीं, मराठियों को नहीं, किसी को नहीं, हम हिंदू को आने देते हैं। हम ऐसा ही देखते हैं, यही दृष्टि देते हैं, ऐसा ही सबको देखते हैं। परंतु समाज तो देखता है इन बातों को। तो समाज की नजर में जितने प्रकार है अपने दायरे में रहने वाले समाज के, उन सब प्रकारों में मेरे अपने व्यक्तिगत मित्र होने चाहिए और मेरे अपने कुटुंब के मित्र कुटुंब होने चाहिए। ये हमने करना, घूमना, देखना, परिचय करना, जोड़ना। मित्रों का जैसे आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना साथ होता है, वैसा करना हम कर सकते हैं। इसमें हमको रोकने वाला कोई नहीं है। थोड़ा उधर से जिनको जोड़ेंगे उनको पहले पहले सवाल रहेगा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अनुभव से उनको ध्यान में आएगा ये ऐसा करने का कोई कारण नहीं है, ये हमको अपना मानते हैं इसलिए मित्रता कर रहे हैं। उनसे कुछ चाह नहीं है, आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब साथ में। ऐसा अगर व्यवहार रहा तो समाज में जो वातावरण होगा उसमें इन बातों का लाभ लेकर हमको तोड़ने वाली शक्तियां कितना सफल होगी? नहीं होगी। थोड़े बहुत जो इन सब बातों के अहंकार मन में रहते, जिसके कारण उकसाने से उकस जाते हैं लोग, वो अहंकार भी आपस में मिलते हुए जो प्रेम विकसित होता है उसमें गल जाएंगे। ये हमारा अनुभव है, प्रत्यक्ष करके देखना। और अगर हमारे जैसे अच्छे लोग हो गए वहां उस दायरे में भरपूर, तो फिर उनके प्रभाव के आधार पर समाज को समझा बुझा के बिना आंदोलन या संघर्ष किए उस इलाके में मंदिर, पानी, स्मशान सब हिंदुओं के लिए समान, यानी अपने अपने होते जाति के स्मशान वगैरह बनते हैं, लेकिन किसी हिंदू को वहां नकारा नहीं जाएगा, सबको प्रवेश है। यह स्थिति उत्पन्न करना, यह जो कृति है, यह कृति है सामाजिक समरसता। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन। अभी बहुत शिकायतें हैं, नई पीढ़ी भटक रही है, ड्रग्स बढ़ रहे, ये बढ़ रहे, वो बढ़ रहे, ऐसा हो रहा है वैसा। मूल तो ये है कि घर में संस्कारों की कमी, संवाद की कमी हो गई है। पति पत्नी दोनों कमाते, बच्चे भी स्कूल में जाते, तो आजकल तो सबके पास मोबाइल है, तो घर से वापस आ जाते काम से या स्कूल से, थोड़ा बहुत खा लेते और फिर अपना अपना मोबाइल देखते रहते रात तक, सोने तक, आपस में बातें ही नहीं। बच्चा क्या कर रहा है माता पिता को पता नहीं, माता पिता कौन सी उधड़ बुन में है बच्चे को पता नहीं। कभी अति हो जाती तो एकदम ध्यान में आता है, तब बहुत शॉकिंग ऐसा हो जाता है, लेकिन मूल तो यहां है, वो बातें बंद हो गई। जो चलन हमको ड्रग जैसे व्यसन से दूर रखता है, वो चलन हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी बड़ों को देख के, बड़ों की बातें सुन के, थोड़ा सा उनका गाइडेंस लेके 12 साल की आयु तक बच्चा सीख लेता था। फिर बाहर की दुनिया में थोड़ा बहुत भटक भी गया तो भी वापस आता था, भटक नहीं जाता था। वो बातें ही खत्म हो गई। अब छोटे परिवार हो गए तो घर में बड़े रहे नहीं जो कहानियां बताएंगे, कहानियों के द्वारा मन बनाएंगे, अपने आप होता था। पंचतंत्र की कहानियां हैं और भी कहानियां जो किसी ग्रंथ में नहीं है। एक गिरगिट था, उसकी पूंछ टूट गई तो वो नाव के पास गया, नाव दादा वो तुम्हारा नाखून काटने वाला है ना, उससे इसको सील दो। नाव ने कहा वो था मेरे पास, लेकिन वो बड़ा ही ले गया है क्योंकि उसका रंधा टूट गया, उसकी जगह वो इसका उपयोग कर, वो ला दो। सुतार के पास गया, उसने कहा मेरा रंधा लोहार के पास है, उसको जल्दी ला दो। फिर लोहार के पास, ऐसा करते करते एक गाय को चारा खिलाकर, उसका दूध किसी को देकर, उसके बदले लोहार के हाथ में कुछ देकर, ऐसा करते करते पूरा राउंड वापस करके फिर आया, तब उसकी पूंछ जुड़ गई। ऐसी एक कहानी है, किसी ग्रंथ में नहीं है, कहाँ से आई पता नहीं, लेकिन हमारे घरों में चलती थी। तो बच्चा समझता था कि मुझे मेरा छोटा काम करना है तो इतने सारे लोगों पर मैं डिपेंडेंट हूं,
इतने सारे लोग मेरे लिए करते हैं तब मुझे मिलता है, तो इतने सारे लोगों के लिए मुझे भी कुछ करना है। ये भाषण दिए बिना ये भाव बच्चों के मन में बिल्कुल आ जाता है। ऐसी बातें अब होती नहीं। और इसलिए हफ्ते में एक दिन नियत समय पर घर के सब लोगों ने घर में रहना, 4 हो या 24 हो, सबने घर में रहना। दूध पीता बच्चा भी आएगा, रहेगा, रोएगा, सोएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा उसको, कोई बात नहीं, वो रहेगा। लेकिन इकट्ठा आओ समय पर, श्रद्धानुसार भजन करो, घर में बनाया हुआ भोजन करो, मीन में निकाले बिना, और 4 घंटा गपशप करो। गपशप के 3 विषय। पहला विषय, हमारा कुल क्या है, परिवार क्या है, कहां से आता है, पूर्वज कैसे थे, क्या अच्छी बातें हमारी परंपरा की आज काल सुसंगत हमारे पास है, वो हमारे घर में है कि नहीं। और गड़बड़ बातें कौन सी है जो बाहर जानी चाहिए, इसकी चर्चा करना, बताना नहीं, हुक्म नहीं करना, आज्ञा नहीं करना। चर्चा चलते कोई सहमति बनेगी, छोटी बात, उसको लागू करना। अगले हफ्ते में फिर चर्चा करना, कोई बन गई समिति, लागू करना, नहीं तो चर्चा आगे जारी रखना। ऐसे ही दूसरा विषय, हमारा देश क्या है, हम भारत के लोग हैं, भारत क्या है, हमारा हिंदू समाज है, हिंदू समाज क्या है, परंपरा क्या है, कौन सी अच्छी बातें काल सुसंगत जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, है कि नहीं। और इस परंपरा से बिगाड़कर हमको अलग करने वाली कौन सी बातें जो बाहर जानी चाहिए, सहमति बनकर लागू करना। चर्चा चलनी चाहिए, उसमें प्रश्न पूछेंगे, विशेषकर नई पीढ़ी, तो उसके उत्तर देने की क्षमता चाहिए, बड़ों को अध्ययन करना पड़ेगा। और तीसरा विषय है, मैं रोज मेरे लिए समय देता हूं, मेरे लिए पैसा भी खर्चा करता हूं, मैं रोज मेरे परिवार के लिए समय देता हूं, उसके लिए खर्चा भी रोज होता है। मैं और मेरा परिवार जिसके कारण ठीक ठाक है, कोई भय नहीं, ऐसी स्थिति में है, समाज ऐसा रहा तो हम ऐसे रहते हैं, तो उस समाज को ठीक रखने के लिए मैं कितना समय रोज देता हूं और कितना धन अपने आय का लगाता हूं, रोज लगाओ या साल में एक बार लगाओ। छोटा बच्चा भी कुछ कर सकता है। 8वीं में पढ़ने वाला बालक कई जगह अपने ड्रेस, पुराना ड्रेस किसी को दे सकता है, बहुत गरीब बच्चे को टेक्स्ट बुक दे सकता है, कुछ नहीं तो अपने जन्मदिन के बाद ऐसे बस्ती में जाके वहां मित्र बना के उनको मिठाई खिला सकता है, जिससे ये सारा मेरा अपना है और मेरा अपना जो मेरे घर में है वो इन सबके लिए है, ये भाव पैदा हो, सामाजिकता जागृत हो। अकेले के लिए नहीं जीना है, सबके लिए जीना है, ये स्वभाव जागृत हो। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा करना और प्रत्येक ने अपने जीवन में उसको लागू करना। इन 3 बातों का संवाद हर हफ्ते करना, इसको हम कहते हैं मंगल संवाद। और ये चल पड़े और थोड़ा थोड़ा फलदायी होने लगे, होगा ही, निश्चित होगा। सब जगह ये प्रयोग पहले कर चुके हैं, उसका परिणाम होता है। ऐसा होने लगा कि फिर अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी एक दिन बुलाना कि आओ देखो हम क्या करते हैं हर हफ्ते, आप भी करो ऐसा। ये है कुटुंब प्रबोधन। तीसरी बात पर्यावरण की है। पर्यावरण की बड़ी चर्चाएं तो होती है, सुझाव भी, भाई अपने से प्रारंभ करो ना। अपना घर तो स्वच्छ रखते ही होंगे सब लोग, रखना चाहिए, आंगन भी स्वच्छ रखो, अगर बस चले तो सामने का रास्ता भी स्वच्छ रखो। फिर पानी बचाओ, घर में नल लीक हो रहा है, प्लम्बर को बुलाओ, उसको ठीक कर दो। बूंद बूंद में कितना पानी खर्चा होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक कम से कम उपयोग करने से छोड़ दो, हटाओ घर से। पेड़ लगाओ, हरियाली लगाओ, आजकल तो टेरेस पर गार्डन होता है,
सब्जी वगैरह भी उगाते हैं, गमलों में खेती होती है। जितनी हरियाली बन सके अपने घर में, आंगन में और शहर में, गांव में करने के जो उपक्रम चलते उसमें सहभागी होकर वहां पर वो हमने करना है। चर्चा बहुत होती है, कृति नहीं होती। कृति हम स्वयं और हमारा घर, इससे प्रारंभ करें। तीसरी बात स्वदेशी की है। अपने घर में बनता है वो बाहर से लाना नहीं। गर्मी के दिनों में घर में अच्छा मट्ठा बन सकता है, नींबू की शिकंजी बन सकती है जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। तो कोका कोला, पेप्सी कोला के पीछे क्यों दौड़ना भाई? धीरे धीरे आदत लगाना। बाहर से वही लाना जिसके कारण अपने गांव के या शहर के लोगों का रोजगार बनता है। एक जगह कार्यक्रम में कुल्हड़ की चाय दी, ऐसे ही आप जैसे लोगों का ही कार्यक्रम था, क्योंकि कुल्हड़ बनाने वालों का रोजगार उस पर है। राजस्थान में पाली में लघु उद्योग भारती नाम के संगठन में स्वयंसेवक है हमारे, उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने वहां कुल्हड़ बनाना सिखा दिया और मार्केटिंग किया। तो बेरोजगार युवक आजकल 30,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। ऐसा अगर है तो जहां ऐसा है वहां हम कुल्हड़ का उपयोग करेंगे। बाहर से खरीदना है तो ये ध्यान में रखना, अपने देश का रोजगार कायम रखने के लिए करना है। अपने देश का रोजगार मानकर विदेश से कुछ नहीं लाना। अपने घर देश में नहीं बनता है तो उसके बिना काम चला, बिना काम चल नहीं सकता, जीवन के लिए आवश्यक है, तो फिर विदेश से लेना। ये स्वदेशी है। उसमें स्वावलंबन और रोजगार मारते हैं तो हिंसा होती है, अहिंसा, ये तत्व है। उसका आचरण शुरू करना। दूसरी बात, स्व का बोध है, हम कौन है, तो हमारी कुछ विशेषता है हम के नाते। तो अपने घर के चौखट के अंदर भाषा अपनी, भूषा अपनी, भजन अपना, भोजन अपना, भवन जैसा हमारा होना चाहिए। हमारे घर में किसका फोटो होना चाहिए? विवेकानंद का होना चाहिए कि माइकल जैक्सन का होना चाहिए? यह सोचना, वैसा हमारा भवन हो। हमारा भवन, हम बांग्ला भाषी है तो हमारे घर में वेलकम क्यों, स्वागतम लिखो। अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भजन, अपना भोजन घर के अंदर, अपना भवन वैसा रखना। और भ्रमण भी, प्रवास करने जाते हैं तो कहां जाएंगे? सिंगापुर, पेरिस जाइए, कोई बात नहीं, दुनिया देखनी चाहिए। लेकिन पेरिस देखा, सारगाछी नहीं देखा, ये कैसे चलेगा भाई? सिंगापुर देखा लेकिन अपने घर के पीछे एक झुग्गी है, उसमें अपने ही भाई रहते हैं, गरीबी में रहते, वो कैसे रहते जाकर देखा नहीं, ये कैसे होगा? हम महाराष्ट्र में रहते हैं, शिवाजी महाराज के किले देखे नहीं, कैसे होगा? कभी कलकत्ता आकर बेलूर दक्षिणेश्वर गए नहीं, चलेगा क्या? हम भारत के लोग हैं भाई। पूरे भारत में देखने लायक, सुंदर भी और प्रेरणादायक भी इतना भरपूर है, वो भी देखना। बाकी दुनिया देख सके न देख सके, ये तो देखना ही चाहिए। इसके लिए तो यात्रा करते थे, पैदल जाते थे लोग 4 धाम। केवल पुण्य के लिए नहीं जाते थे, देश, समाज, जीवन देखने को मिलता है, उसका गौरव मन में उमड़ता है। ये करना, इसको कहते हैं स्व के आधार पर जीना। और 5वां विषय है अपना संविधान है। उसके 4 प्रकरण कम से कम हम सबको मालूम चाहिए, बच्चों को भी बताना चाहिए, घर में कभी कभी नियमित पढ़ना चाहिए। प्रस्तावना, नागरिक कर्तव्य, मार्गदर्शक तत्व और नागरिक अधिकार। बाकी तो बदलने वाला रहता है।
समय समय पर, लेकिन ये 4 शाश्वत है संविधान की बातें। इनका ज्ञान अपने को होना चाहिए। वो हमारा संविधान है, हम भारत के लोगों ने हमको अपने आप को दिया है। वो वैसा इसलिए बना है कि बनाने वाले सब हमारे देशभक्त पूर्वज थे, ज्ञानी लोग थे, विद्वान लोग थे, और भारत के मन के, हिंदू के मन के लोग थे। हिंदू का मन उसमें प्रकट होता है, विशेषकर प्रस्तावना में, विशेषकर मार्गदर्शक तत्वों में। इसलिए उसका ज्ञान रखना, उसके अनुसार चलना। संविधान के तहत कानून बने हैं, उन सब कानूनों का ठीक से पालन करना। उसके तहत छोटे छोटे नियम बने हैं, उसका पालन करना। लाल बत्ती तोड़ना नहीं, कितनी भी जल्दी होगी तो भी। टैक्स बिल समय पर भरना। कलकत्ता में तो देखने को मिलता है हर वाहन पर ट्रैफिक आइन में नहीं चलून। तो ट्रैफिक आइन में नहीं चलून भाई, वो करने की बात है। ये समाज जीवन के छोटे छोटे क्यों रखना, भीड़ में क्यों करना, एक क्यों में नहीं खड़े हो सकते, होना चाहिए। समय का पालन, जहां जाएंगे वहां के अनुशासन का पालन। और कई नियम लिखित नहीं है, लॉ नहीं है, आपने वो पालन नहीं किया तो आप पर एक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो गुनाह नहीं है। लेकिन परंपरा में चलते आए हैं और अपने स्वभाव के लिए उपकारक है। उदाहरणार्थ, बड़ों को चरण स्पर्श करना, संघ में मत करना, संघ में से बड़ा छोटा नहीं है, सब इक्वल है, लेकिन समाज में तो है। तो बड़ों को चरण स्पर्श करना, या सुबह उठकर बच्चों ने माता पिता को, भगवान को वंदन करके माता पिता को वंदन करके दिन प्रारंभ करना, ये लॉ नहीं है। ये नहीं किया तो क्राइम नहीं है, आपको पनिशमेंट नहीं हो सकती, परंतु ये करना अच्छा है कि नहीं? अपना जीवन अच्छे और सच्चे मनुष्य का जीवन बने, इसलिए ये आदत अच्छी है कि नहीं, उसका पालन होना चाहिए। अपनी परंपरा में ऐसी कई बातें हैं, ये करना। तब स्वामी भगिनी निवेदिता ने जिसको कहा था कि सोशल कॉन्शियसनेस एंड सोशल डिसिप्लिन इज द पेट्रियोटिज्म इन डेली लाइफ ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। स्वतंत्र भारत में नित्य अपने देशभक्ति के प्रकटीकरण का ये सबसे सरल और बिल्कुल प्राथमिक रास्ता, इतना तो होना ही चाहिए। इन 5 परिवर्तन की पहलों को लेकर हम समाज में जाने वाले हैं। आगे भी कुछ विचार है, लेकिन वो अभी विचाराधीन है। मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं बताऊंगा इसलिए होगा ऐसा नहीं, हमारी प्रतिनिधि सभा तय करेगी। दिमाग में है लोगों के, चर्चा होगी, निर्णय होंगे, तब मैं बता सकूंगा कि हाँ करेंगे। अभी मैं कहता हूं करने का विचार है। पहली बात है कि मैंने बताया 4 प्रकार के हिंदू, तो चौथा प्रकार जो है, अभी जरा हिंदू संगठन हुआ, हिंदुओं की शक्ति बढ़ गई, तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ऐसे कुछ विचार अगर बोले जाए तो विचार करने की मनस्थिति में है। तो एक आउटरीच करके उसमें समझदार लोग ये सोचे समझे और गलत बातों से अलग हो जाए, इसके लिए एक आउटरीच का काम पूरे संगठन ने नहीं करना, कुछ लोगों ने करना। सजग रह के करना, सावधान रह के करना। हिंदुओं की शक्ति है इसलिए आज कर सकते हैं, शक्ति नहीं होती तो ये उल्टा पड़ता। क्योंकि आप अगर शक्ति नहीं है और दोस्ती की बात करते, लोग समझते कि इसको कोई मजबूरी है, मेरी कोई सहायता चाहिए इसलिए कर रहा है, फिर लोग सौदा करते हैं। लेकिन आपके पास शक्ति और आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, फिर भी आप दोस्ती की बात करते हो, तो लोग मानते हैं कि भाई इसके मन में कुछ दोस्ती की बात है। अब हिंदू ऐसा है, हिंदू की शक्ति जागृत हो रही है और निश्चित रूप से होगी, तो हिंदू अपना काम अपने बलबूते कर लेगा। जो आएंगे उनको साथ लेगा, नहीं आएंगे उनको छोड़ देगा। तो इस देश के बारे में
कि भाई हम राष्ट्र, संस्कृति, देश के नाते एक ही है। पूजा अलग अलग सबकी है, आपकी भी अलग है, विदेश से आई। इस देश का बनने के लिए ये सारी बातें छोड़नी नहीं पड़ती, बदलनी नहीं पड़ती। केवल अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है, वर्चस्ववाद छोड़ना पड़ता है, पराकोटि की कट्टरता छोड़नी पड़ती है दूसरों के प्रति, बाकी कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। और आप हैं, इन्हीं पूर्वजों के वंशज है, इसी भूमि में रहते हैं, यहीं का अन्न पानी खा के बड़े हो गए, जन्म भी यहां हुआ है आपका। और संस्कृति आप जानते हो, नहीं जानते हो, चाहते हो, नहीं जानते हो, संस्कृति आप पर वही हावी है, ये सत्य है। तो थोड़ा विचार करो, ऐसी बात करना कैसे करना, नहीं करना, क्या करना, निर्णय करेंगे, लेकिन मन में है। और दूसरी बात है कि दुनिया में भी, क्योंकि भारत बड़ा हो रहा है, भारत बड़ा होना है, इसका मतलब हिंदू बड़ा होगा। क्योंकि भारत, हिंदुस्तान, सनातन धर्म, ये सब समानार्थी है। और धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है, इसलिए हिंदुस्तान का उत्थान, भारत का उत्थान अवश्यंभावी है, ये योगी अरविंद ने बता के रखा है, और वो हो रहा है। इसलिए फिर दुनिया में जो दुष्ट लोग हैं उनको जरा चिंता हो रही, तो भारत के बारे में, हिंदू के बारे में, संघ जैसे संगठनों के बारे में उल्टी सीधी बातों का प्रचार करना, ये जरा तेजी से और बहुत एक योजना बनाकर मिलकर हो रहा है। तो भारत के आगे बढ़ने की राह सुकर हो अधिक, इस दृष्टि से वहां भी बहुत समझदार लोग हैं, उनको सीधी जानकारी मिलती नहीं, इन लोगों के द्वारा ही मिलती है, इसलिए मन में बातें आती है उनके, तो उनको भी सही बातें बताई जाए, ऐसा भी प्रयास करना, कैसे करना, क्या करना, इसका विचार हम करेंगे। और हमारे आसपास के देश है, अभी वो अलग देश है, कभी पहले भारत ही थे, है तो अपनी, और वहां सब ठीक रहा तो अपना भी ठीक रहेगा। उसके लिए क्या करना, सरकार, प्रशासन जो करना है करेंगे, वो सब देख के वो निर्णय करेंगे जैसा करना है। लेकिन समाज से समाज, इन संबंध और इसमें आपस में एक भलाई की बात, एक दूसरे के प्रति सदिच्छा की बात हम कैसे ला सकते हैं, इस दृष्टि से क्या प्रयास हो सकते हैं सामाजिक स्तर पर, इसका भी विचार करने का हम लोगों का मन है। लेकिन इनके निर्णय हो गए तो हम करेंगे। अभी इतना सारा करने का है तो फिर से अकेला संघ सब करेगा, संभव नहीं है। इतना सारा करने का है, पूरे समाज ने किया तो ही होने वाला है, इसलिए सारा हम करने वाले विस्तार, दृढ़ीकरण वगैरह। और इसलिए आपको भी निमंत्रण है। जैसा मैंने कहा, संघ संपूर्ण समाज को अपना मानता है, संघ के मन में विरोधी भाव किसी के प्रति नहीं है, राष्ट्र हित में संघ पक्का है, राष्ट्र विरोधी बात नहीं चलने देंगे, अब शक्ति है तो। परंतु लोग तो सब अपने हैं। इस अपनत्व के नाते से हम सोचते हैं कि सब कार्यरत हो, सब शाखा में आएंगे क्या? नहीं, जो आ सकते हैं उनको आना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित के लिए योग्य बनना है तो प्रामाणिकता, निस्वार्थ बुद्धि, अनुशासन, देशभक्ति और सबके साथ चलना, सबको साथ लेके चलना, इसका ट्रेनिंग देने वाला दूसरा संगठन दुनिया में भी नहीं है, जो मैंने पहले ही बताया आपको। दुनिया के लोग भी पूछते हैं, लेकिन सबको समय निकालना, आना, अब इस आयु में मैदान पर आकर कुछ करना, पता नहीं, तो ठीक है। लेकिन शाखा के बाहर स्वयंसेवक इतने सारे काम करते हैं, विविध संगठन है, गतिविधियां है, ये पंच परिवर्तन जैसे काम है, अनेक संस्थाएं अच्छी चलती है, अच्छा काम करती है, सेवा चलती है। इसमें आप कहाँ बैठ सकते हो? अपनी रुचि क्षमता के अनुसार स्थानीय कार्यकर्ताओं से संपर्क करके
आप सहभागी होइए। लेकिन हमने अपना एक काम शुरू किया है, वही कर रहे हैं हम, कोई बात नहीं, वही कीजिए, अच्छा कीजिए, जो भी आप करते हो उत्कृष्ट कीजिए, हम आपको साथ देंगे, उसमें संपर्क रखिए। नहीं, वो संपर्क वगैरह ठीक है, लेकिन काम तो हम अपना अलग करेंगे, कोई बात नहीं। जैसा मैंने कहा, आप जो भी करते हो प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, देश के लिए करते हो और वो समाज के उपयोगी है और आपका कोई स्वार्थ नहीं है, तो आपने संघ का नाम भी नहीं सुना होगा तो भी हम आपको स्वयंसेवक मानते हैं। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक विनोबाजी भावे को मिलने गए, तो विनोबाजी ने उनको कहा, गोलवलकर जी, मैं आपका असभ्य सभ्य हूं। असभ्य है ना दूसरा अर्थ है, लेकिन असभ्य है ना सभा में न जाने वाला, ये भी होता है। सभा में नहीं जाता हूं, लेकिन आपका सभासद मैं हूं, क्योंकि मेरा आचरण स्वयंसेवक का होना चाहिए, वैसा है। मैं संघ का नहीं हूं, लेकिन मैं संघ का स्वयंसेवक हूं आचरण से। तो ऐसे असभ्य सभ्य भी चलते हैं हमको, क्योंकि हमारा ये काम ही नहीं है कि संघ का नाम बढ़ाओ। वो अपने आप होता है तो है, इलाज नहीं। लेकिन हमको ये चाहिए कि कल इतिहास में ये लिखा जाए कि देश विश्व गुरु बनाने के लिए भारत का समाज उठकर खड़ा हुआ और उसने अपने देश को विश्व गुरु बनाया। संघ ने बनाया आ गया तो हम पार्टली फेल हो गए। विश्व गुरु बन गया तो बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन उसमें हमारा नाम श्रेय के नाते नहीं जुड़ना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। और इसलिए जैसे आपको संभव हो वैसे संपूर्ण राष्ट्र को संगठित करने की इस महाअभियान में आप सब लोग सहभागी होगिए, इतना एक अनुरोध आपके सामने रखता हूं। और अभी मेरे शब्दों को विराम देकर अगले प्रश्नोत्तर सत्र की तैयारी मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। সকলের কাছে অনুরোধ, এই সত্র বা এই পর্বের সভা শেষ হচ্ছে। আপনারা এখান থেকে যারা আছেন বাঁদিকে, তারা নিচে বেসমেন্টে এ হলে গিয়ে ভোজন গ্রহণ করবেন, আর ডান দিকে যারা আছেন তারা বি এবং সি হলে গিয়ে আর ভোজন গ্রহণ করবেন ব্যবস্থার দৃষ্টিতে। না হলে একই হলের মধ্যে অনেক ভিড় হয়ে যাবে, এই জন্য এই ব্যবস্থা একটু আপনারা সহযোগিতা করলে সুবিধা হবে। বাকি কোনো সহযোগিতার দরকার হলে বাইরে আমাদের প্রবন্ধক আছে, ভগিনীরা বোনেরা আছেন, তাদের থেকে সহযোগিতা নেবেন। দুপাশে সুবিধার ব্যবস্থা আছে, সেখান থেকেও আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। আমাদের এই পর্বের সভা এখানে শেষ। ঠিক 2:45-এ আমরা আবার এখানে এসে প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য